Greetings from Citizen Health under Team Academia IAPSM eConnect. And today for the session of People's Health, It Matters, in this series, we have Dr. Anish Sinha, who is Associate Professor in Indian Institute of Public Health, Gandhinagar. He also worked in WHO and UNDP for vaccines and immunization. A warm welcome to you, sir, on behalf of all the audience. थैंक यू. नमस्कार. नमस्ते सर. और जैसा कि मैंने बताया कि सर ने इम्यूनाइजेशन और वैक्सीन्स पे बहुत काम किया है, तो आज हम बात करने जा रहे हैं वैक्सीन्स और इम्यूनाइजेशन की, जिसको हिंदी में टीकाकरण कहते हैं. आज हम बच्चों के टीकाकरण के बारे में बात करेंगे सर से, और जितने भी हमारे मन में सवाल होंगे हम सब सर से पूछेंगे. तो सर शुरू करें. जी, शुरू कर सकते हैं. सबसे पहले तो मेरे मन में ये सवाल है कि इम्यूनाइजेशन मतलब टीकाकरण है क्या चीज, और ये इतनी जरूरी क्यों है, इसके बारे में जानना और टीकाकरण करवाना दोनों. टीकाकरण को जो इम्यूनाइजेशन है, इसे एक्चुअली पब्लिक हेल्थ का मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव इंटरवेंशन कहते हैं हम, क्योंकि इससे सिर्फ फायदे हैं और गंभीर बीमारियों के अगेंस्ट में हमारे बच्चों को रक्षण देता है, जैसे कि टीबी, टेटनस, डिप्थीरिया, पर्टूसिस, मीजल्स, डायरिया, मेनिंजाइटिस यानी दिमाग का जो बुखार होता है, हेपेटाइटिस बी. तो बहुत सारी बीमारी, लगभग पूरे देश में आज जो हमारे सरकारी सिस्टम से जो टीकाकरण होता है, उसमें लगभग हम 11 बीमारियों का टीकाकरण किया जाए तो उससे 11 बीमारी को रोक सकते हैं. और कुछ जगह पे तो इससे भी ज्यादा है, जैसे जापानीज एन्केफेलाइटिस भी कुछ जगह पे है. न्यूमोकोकल वैक्सीन जो है वो भी आजकल शुरू हुआ है गवर्नमेंट सेक्टर में. तो ये काफी महत्वपूर्ण है कि हर बच्चे को ये जो उसका जो टीका है उसे जरूर मिलना चाहिए सही समय पे. इसकी थोड़ी सी अगर हम इतिहास में जाए तो 75 के लगभग 1975 के लगभग ये शुरू किया गया था, और उसका नाम दिया गया था एक्सपैंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन. और कुछ देश में बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर था नहीं स्वास्थ्य विभाग के पास, तो कुछ शहरों में सेलेक्टेड शहरों में किया जाता था, और दो या तीन टीका उस समय था सरकार के पास. उसके बाद 84 में इसको एक बड़ा पुश दिया गया, और जो ईपीआई था उसे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम बना दिया, ताकि ये पूरे देश में शहर, गांव, कस्बे सभी जगह इसको लागू किया जाए और हर बच्चे तक इसको पहुंचाने की कोशिश की गई. और अगर हम इसकी बात करें 2000 पिछले 10-11 साल में इसमें काफी कुछ स्ट्रेंथन किया गया, बदलाव आए, नई टीका इसमें जोड़ा गया. एक उदाहरण पहले तो जब पहले बहुत कम टीके थे, जैसे एक डीपीटी था, बीसीजी था टीबी के लिए, ओरी का मीजल्स के लिए था, जिसे हम खसरा कहते हैं हिंदी में, तो और टेटनस के लिए टीटी हुआ करता था. लेकिन उसके बाद इसमें हेपेटाइटिस बी जोड़ा गया, 2000 में लगभग जोड़ा गया था उसको. 2010 तक पूरे देश में वो किया गया. और पिछला जो 10 साल रहा है, 11 साल, उसमें बहुत सारी नई वैक्सीन इसमें जोड़े, जैसे कि पेंटावेलेंट वैक्सीन, 5 टीके का एक मिश्रण है, उसमें 5 अलग अलग बीमारियों को रोक सकता है. दूसरा मीजल्स जो था उसे हमने मीजल्स रुबेला कर दिया, 2 बीमारी का उस एक ही इंजेक्शन में हमने कर लिया. उसके बाद हमने पोलियो के लिए जो ओरल पोलियो वैक्सीन सबको पता होगा, 2 बूंद जिंदगी की, उसके साथ साथ एक इंजेक्शन वाली वैक्सीन भी ले आए. रोटा वायरस की वैक्सीन आ गई. टीटी वैक्सीन जो था उसमें टीटी और डिप्थीरिया आ गया. तो इस तरीके से बड़ा बदलाव पिछले 10 साल में बहुत अच्छा रहा हमारे इम्यूनाइजेशन जो टीकाकरण प्रोग्राम को लेकर, और काफी उपलब्धियां हुई, काफी सारी नई वैक्सीन से शुरू हुई. यानी कि ओवरऑल अगर हम इसको देखते हैं तो हम बच्चों में होने वाली काफी गंभीर बीमारियों पे हम रोक लगा सके हैं इन टीकाकरण के द्वारा. सर बहुत अच्छी बात बताई आपने कि पिछले 10-12 सालों में हमने बहुत तरक्की की है, कम से कम टीकाकरण के मामले में भी. और लेकिन एक चीज मेरे मन में आ रही है सर कि हम लोग अगर देखें, कंपेयर करें कि सरकारी अस्पतालों में कुछ टीकाकरण ऐसे हैं जो नहीं लगते हैं, जो प्राइवेट अस्पतालों में लगते हैं. तो अगर ऐसे टीका मिस हो गए, नहीं लगवा पाए,
जो कोई इंसान सिर्फ सरकारी अस्पताल में लगवा रहा है, तो क्या उन्हें प्राइवेट अस्पतालों की तरफ जाके वो टीकाकरण लेना ज़रूरी है, या उनको लेने ना लेने से कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा? देखिए, अब इसमें एक ये समझने की ज़रूरत है पहला, कि सरकार में जितनी वैक्सीन है, वो फ्री है सबके लिए। और आपको और एक बता दें कि हमारे देश में जो टीकाकरण होता है, उसका 85 से 90% सरकार में ही होता है। मुश्किल से 10-12% ही ऐसे हैं, 10-12% ही जो है जो प्राइवेट सेक्टर में होता है टीकाकरण। तो ये बात सही है कि बीमारी के लिए लोग प्राइवेट अस्पताल की तरफ ज्यादा जाते हैं, लेकिन टीके के लिए तो ज्यादा सरकार पर ही निर्भर किया हुआ है। तो जो सरकार में टीका मिल रहा है, उसको सही समय पर सभी खुराक, सभी टीके अवश्य लगवाएं। सो बेसिकली मेरा ये एडवाइस होगा, या लोगों को सलाह ये होगी कि जो सरकार में मिलती है वैक्सीन, जन्म से लेकर 1 साल तक की जो हम प्राइमरी इम्यूनाइजेशन कहते हैं, दूसरे साल से 5 साल तक जिसे हम बूस्टर या दूसरा डोज कहते हैं वो, और 10 और 16 साल पे टीडी की टीका दिया जाता है, वो जरूर लगवाए। और अगर आप उसे अफोर्ड कर सकते हैं तो प्राइवेट में जो मिलता है वो आप प्राइवेट से ले सकते हैं, लेकिन सरकार वाले टीके जरूर लगाने चाहिए। हर बच्चे को ये मिलना चाहिए, उसका जन्मसिद्ध अधिकार की तरह रहना चाहिए ये, कि उसे वो टीका जरूर लगे। सर, किस उम्र से शुरू होके और किस उम्र तक बच्चों को लगता है ये टीका? कोई भी टीके देखिए, जो नंबर ऑफ हाँ, मतलब ये तो जन्म से शुरू हो जाता है। जैसे जन्म के समय ही बीसीजी जो टीबी का टीका है, पोलियो का है, हेपेटाइटिस बी है, ये तो जन्म के समय लगता है। फिर अलग अलग महीने पे उसे बुलाते हैं, छठे महीने, छठे वीक पे, यानी 1.5 महीने, 2.5 महीने, 3.5 महीने, फिर 9वें महीने पे, फिर 16 से 24 महीने के बीच में, फिर 5 साल पे, फिर 10 साल पे और 16 साल पे। ये हमारा शेड्यूल है पूरी तरह से, जो गवर्नमेंट में जितनी सरकार में वैक्सीन मिलती है। और हर टीका जरूरी है, ऐसा नहीं है कि चलो ये मिस कर दिए तो कोई बात नहीं, अगली बार ले लेंगे, वो मिल सकता है अगली बार, लेकिन ये जरूरी है कि टीके लगवाए सभी, और जहां तक हो सके वो सही उम्र में ही ज्यादा अच्छा है। बट हाँ, किसी कारणवश बच्चा बीमार था या कहीं और घूमने चले गए थे या कोई और कारण से घर में कुछ त्योहार था या इस तरह के कुछ थे और कुछ डिले होता है, तो छोड़ना नहीं चाहिए, कुछ दिन बाद ले लेना चाहिए। सर, कोविड ऐसी स्थिति हुई कि जिसमें सब चीज़ बंद हो गई, और इस दौरान कई बच्चे ऐसे भी रहे होंगे जिनको ये टीके नहीं लग पाए, या कई माँ-बाप उन बच्चों को टीके नहीं लगवा पाए। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, या क्या किया जाए, और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, कोविड ने तो सब कुछ में प्रॉब्लम क्रिएट किया। तो जैसे मार्च से जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, 25 मार्च से नेशनल लॉकडाउन, और मार्च, फिर अप्रैल, मई, जून, लगभग जुलाई से सब कुछ धीरे धीरे खुलना शुरू हुआ था। ऑफ कोर्स बहुत स्लो था, और उसी समय भारत सरकार ने भी सभी राज्यों को कहा कि अब हमें ये इम्यूनाइजेशन वापस शुरू करना होगा, क्योंकि आपको ये पहले गंभीरता समझिए, ये अगर टीका बंद हो जाए तो दुनिया में हर साल लगभग 4 करोड़ बच्चे मर सकते हैं, और हमारे देश में भी कम से कम 4 से 5 लाख बच्चे को हम लोग ये टीके के थ्रू आराम से बचा लेते हैं। सो इतना बड़ा इसका इम्पैक्ट है बच्चों की जिंदगी पे, तो ये टीका शुरू करना होगा, जो कि बहुत मुश्किल था। कुछ कोविड अप्रोप्रिएट गाइडलाइंस आई इम्यूनाइजेशन को लेकर कि इस तरह से हम करेंगे, लेकिन शुरू करना है। हमने शुरू सरकारी सिस्टम्स ने, पीएचसी जी, शहरी आरोग्य केंद्र, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स थे, उन सरकारी अस्पताल, उन लोगों ने शुरू तो किया, बट लोग नहीं आए उस समय, इस डर से कि कोविड हो जाएगा। गवर्नमेंट के एम्प्लॉय भी लिमिटेड है, वही कोविड में भी काम कर रहे थे, और उन्हीं को ये भी करना पड़ रहा था, तो बहुत मुश्किल थे। लेकिन फिर भी जो सरकारी कर्मचारी ने पूरी मेहनत की, कोशिश की कि हम इसे वापस पटरी पे लाए, और धीरे धीरे शुरू हुआ। और उसी पीरियड में ये भी देखा गया था कि जो वैक्सीन से वाली जो ऐसी बीमारी जिसे हम वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज कहते हैं, जैसे खसरे, मीजल्स, इसकी संख्या बढ़ने लगा था।
क्योंकि हमारे टीका नहीं हो रहे थे। इसलिए अब सभी राज्य सरकार और केंद्र के साथ मिलकर एक टीकाकरण को वापस शुरू किया गया और धीरे धीरे अब काफी वो पटरी पे आ चुका है। लेकिन जो बीच में बच्चे छूट गए उनको कोशिश की गई कि अब उनको थोड़ा भले लेट हुआ हो लेकिन उनको बुलाकर टीके लगाए गए हैं, और कोशिश की जा रही है कि अभी भी जो बच्चे रह गए उनको हम लोग, जो हमारे सेशंस रहते हैं ना, क्योंकि ये सेशन पीएचसी पे ही नहीं होता है, खाली जो हमारे स्वास्थ्य विभाग है उसके सेंटर पे ही नहीं, ये तो हम गांव में भी करते हैं, हम आंगनवाड़ी सेंटर पे भी करते हैं। तो ऐसे सब जगहों पे एक्स्ट्रा सेशन अरेंज करके बच्चों को बुलाया जा रहा है। सर, जैसा आपकी बातों से पता चल ही रहा है कि सरकार, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि टीकाकरण अभियान पूरी तरह से सफल हो। एक बार मैं ज़रूर आपसे जानना चाहूँगी कि सरकार की तरफ से कौन-कौन से प्रोग्राम्स स्पेशली डिज़ाइन किए गए हैं इन टीकाकरण के लिए? बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि ये पूरा जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है, गवर्नमेंट की टॉप प्रायोरिटी पे ये है, और केंद्र सरकार इसे फंडिंग करती है। सभी राज्यों को वैक्सीन केंद्र सरकार खरीद के देती है, और इस तरीके से स्टेट्स इम्प्लीमेंट करते हैं। उसके जो इम्प्लीमेंटेशनल फ्रेमवर्क है, जो उसके खर्चे हैं लॉजिस्टिक्स को हैंडलिंग के, मोबिलाइजेशन के, बच्चे को बुलाने के, और माइक्रो प्लान बनाना, ये सारे भी नेशनल हेल्थ मिशन यानी एनएचएम के तहत राज्य सरकारों को दी जाती है केंद्र की तरफ से, ताकि ये बड़ा सुचारू रूप से ये प्रोग्राम चले और सभी बच्चे को वैक्सीन लगे। दूसरा, ये प्रोग्राम तो काफी सालों से चल रहा था, लेकिन ये देखा गया कि इसके बावजूद भी ये जो सारे टीके सब बच्चे को मिलने चाहिए, उसके प्रतिशत बहुत इम्प्रूव नहीं हो रहा था। ये देखा गया 2010-11 तक की हम सिर्फ 50 से 60% ही बच्चे तक अपने सभी टीके को हम पहुंचा पाए हैं। तो इसे हम कैसे स्ट्रेंथन करें? बीच बीच में कोई ना कोई मेहनत की गई, ये किया गया, वो किया गया, बहुत सारी कोशिश हुई, लेकिन हम बहुत ये 50-60% से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तो ये उस टाइम ये सोचा गया कि क्यों ना हमने पोलियो प्रोग्राम चलाए हैं, और पोलियो की जो उपलब्धियां है उससे सीखते हुए हम ये रूटीन इम्यूनाइजेशन, जो हमारा ये टीकाकरण प्रोग्राम है, उसमें हम कुछ कर सके। तो एक लाया गया मिशन इंद्रधनुष, अगर लोगों ने सुना हो तो। मिशन इंद्रधनुष जो फ्लैगशिप प्रोग्राम था गवर्नमेंट का, इसका मकसद ये था, हमारे पास एक यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम तो सभी जगह चल ही रहा था, लेकिन मिशन इंद्रधनुष का मकसद ये था कि एक मिशन मोड पे ऐसे विस्तार जहां पे जाना मुश्किल है, जिसे हम हार्ड टू रीच कहते हैं, वल्नरेबल पॉपुलेशन, माइग्रेटरी पॉपुलेशन, जो रोड साइड में रहते हैं। आपने देखा होगा बड़े शहरों के रोड पे भी लोग रहते हैं, फुटपाथ पे रहते हैं, जो नोमैडिक है प्लास्टिक टेंट्स वगैरह में, कंस्ट्रक्शन मजदूर जो है ईंट भट्टे के हैं, तो इनके लिए एक स्पेशल अभियान चला, और जिसे मिशन इंद्रधनुष कहा, जिसे हेल्थ मिनिस्टर साहब ने खुद ने इनॉग्रेट किया था, और बाद में इसको इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष, जिसे प्राइम मिनिस्टर खुद ही इसको लॉन्च किए थे उनके जो होम टाउन है गुजरात में, वडनगर से, क्योंकि एक फोकस था कि ये काम हमें करना है, हम हर बच्चे और हर जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको भी टीका लगता है, तो वहाँ इनको कंप्लीट करने के लिए एक मिशन इंद्रधनुष बहुत ही अच्छी तरीके से लाया गया, जिसकी बहुत स्ट्रांग मॉनिटरिंग थी स्टेट और सेंटर दोनों से। और जितना मुझे समझ है इसका, अब चूंकि हम धीरे धीरे कोविड से बाहर निकल रहे हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार फिर से इम्यूनाइजेशन को और प्रायोरिटी देते हुए मिशन इंद्रधनुष की तरह शायद फिर से एक कोशिश होगा कि जो हमें कोविड में प्रॉब्लम हुआ, जो बच्चे छूट गए, उनको हम इस तरीके का एक कैंपेन करके, एक मिशन करके पूरा करें। बहुत अच्छा लगा ये जानकर सर कि सरकार की तरफ से भी इतनी कोशिशें हो रही है हमारे देश को स्वस्थ और सुंदर बनाने के लिए। तो मैं ज़रूर अपील करूँगी सबसे कि ज़रूर अपने बच्चों का टीकाकरण करवाएँ। और सर, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना ये चाहूँगी कि बच्चे अगर किस स्थिति में हों तो उनको टीकाकरण उस वक़्त ना करवाया जाए? जैसे बुखार हो या सर्दी-ज़ुकाम हो, या ऐसी क्या स्थिति हो जिस वजह से बच्चों को उस वक़्त टीकाकरण ना देके कुछ समय बाद टीका लगवाया जाए? तो आपका बड़ा अच्छा सवाल है कि ऐसा कौन सी स्थिति है जिसमें बच्चे को
टीके नहीं लगवाने चाहिए या कुछ समय बाद लगवा लें। देखिए, ये बड़ा ही अच्छा और वैलिड सवाल है। हम ये कहते हैं, एक जनरल सलाह दी जाती है कि अगर सामान्य रूप से बीमारी है, जैसे हल्का बुखार, सर्दी, खांसी या सामान्य बीमारी कुछ है, बच्चे को आराम से टीके लगाना है और जरूर लगाना है। टीके नहीं लगाएंगे तो ज्यादा प्रॉब्लम है, दूसरी बीमारी ना हो जाए। इसलिए सामान्य रूप से बीमार है बच्चा तो टीके लगवाना है। हाँ, अगर कोई जैसे बहुत ज्यादा बुखार है, बच्चे को अस्पताल में दाखिल करना पड़ा है कोई बीमारी से, जिसे हम थोड़ी सीवियर बीमारी कहेंगे, तो उन केसों में थोड़ा इंतजार करना चाहिए। जब बच्चा स्वस्थ हो जाए फिर हम उसे टीका लगवाएं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आखिरी में जनता के लिए कोई संदेश आपकी तरफ से, ऐसी जनता जो टीकाकरण नहीं करवा पाती या नहीं करवाना चाहती, या ऐसी जनता जो अभी जागरूक नहीं है, उन सभी के लिए एक आखिरी संदेश सर आपकी तरफ से। हाँ, ये जैसा कि हमने पूरे टाइम चर्चा की है, मेरा एक अपील होगा सभी से कि आप अफवाहों पे ध्यान ना दें। ये साइंटिफिक प्रूफ है बहुत सारे। आप सभी टीके को जरूर लगवाएं। सब टीका बहुत सेफ होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टीके लगाने से आप बच्चों को गंभीर बीमारियों से बचा सकेंगे। जैसे एक आप काला टीका लगाते हैं, बच्चे को नजर ना लगे, तो मैं कहूँगा ये टीका से उसकी जिंदगी खुशहाल होगी, बीमार कम होगा, होशियार बनेगा, अच्छा होगा, भविष्य अच्छा होगा उसका। तो ये टीके जरूर लगवाएं, अफवाहों पे बिल्कुल ध्यान ना दें। सरकार की जो ये प्रोग्राम है उसमें भागीदार बने और सफल बनाए। साथ साथ में जो कोविड की वैक्सीन है बड़े लोगों के लिए, मैं ये भी कहूंगा कि कोविड की वैक्सीन भी जरूर लगवाएं। और अगर बच्चों के लिए आता है भविष्य में, तो बच्चों को भी जरूर कोविड के टीके भी लगवाएं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा बात करके, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका ये मैसेज सभी तक पहुंचेगा और सभी अपने बच्चों को, चाहे वो माता हो पिता हो, सभी अपने बच्चों को टीकाकरण के लिए जागरूक रहेंगे। थैंक यू।